स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं हिंदी का सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन पेपर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फुल सॉल्यूशन को। आपका बायोलॉजी का सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया गया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में उन प्रश्नों के उत्तर देने थे। जब लोग त्रस्त हो, पराजित हों या शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होती है। इस तरह से ये पद्यांश है, गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, ये पूरा का पूरा गद्यांश जो है यहाँ तक पढ़ लीजिए पहले, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आंसर्स तभी समझ में आएंगे आपको। उसके बाद में जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ पर है। इसका जो पहला प्रश्न पूछा गया आपसे, अच्छा पैसेज आया था, अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था इस बार के 2022 में जो आपके एग्जाम हुए हैं ना, सारे क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो जिसने भी 2022 में एग्ज़ाम दिया है वो तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया उनका। लेकिन अभी जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका 100% सिलेबस आने वाला है। तो 100% सिलेबस का मतलब आप जानते हैं कि पूरा सिलेबस आपको पढ़ना होगा। आपके बोर्ड ने और छत्तीसगढ़ बोर्ड ने, दो जनों ने जो है, दो बोर्ड ने 100% सिलेबस को इंक्लूड किया है। बाकी सभी बोर्ड्स ने 70% और 75% सिलेबस को इंक्लूड किया है अपनी ओर से। तो चलिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। लोगों को हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता कब होती है? अभी भी मैंने पहला आपको जब क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ के बताया तो उसी में समझ में आ गया होगा कि जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति या सहायता या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्ची भावना का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सच्ची भावना का असर या प्रभाव यह पड़ता है कि वह हृदय को बांध सकती है। नेक्स्ट जो ग पार्ट में पूछा गया है, ऊपर से आत्मविश्वासी व संतुष्ट दिखाई देने वाले व्यक्ति को भीतर से किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो ऊपर से आत्मविश्वासी व संतुष्ट दिखाई देने वाले व्यक्ति को भीतर से हमारी प्रशंसा, प्रोत्साहन और स्नेह की ज़रूरत होती है। इसके बाद में है घ पाठ में, व्यवहार कुशलता के क्या लक्षण हैं? तो दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उसकी कद्र करना और उसके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना ही व्यवहार कुशलता के लक्षण हैं। इसके बाद में उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक जो है व्यवहार कुशलता हो जाएगा। बहुत बढ़िया शीर्षक है इसका। दूसरा जो है, आपको किसी एक विषय पे 200 शब्दों में निबंध लिखना है। एक पहला आपका है राष्ट्रीय निर्माण में युवा शक्ति का योगदान, उसके और आप पर लिख सकते हैं। इस तरह से मैंने दो यहाँ पे दिया गया है। युवक और देश की स्थिति के बारे में थोड़ा समझा देंगे। उसके बाद में युवा पीढ़ी का वर्तमान स्वरूप कैसा है उसके बारे में एक पैराग्राफ लिख देंगे। और युवकों का जो दायित्व हो सकता है, क्या क्या दायित्व हो सकते हैं, उन दायित्वों के बारे में आप समझा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें काउंट की जाएंगी और इस तरह से पैसेज बनेगा और फिर लास्ट में आप उपसंहार के साथ में इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको समझ लेना। निबंध बहुत बड़ा होता है, सारे निबंध हैं, तो इनको मैं पढ़ूंगा नहीं, आप आराम से पढ़ लेना। शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, तो ये एक अभिशाप के रूप में जाना जाता है। तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे जो है पहला आपको इस तरह का पैराग्राफ जो है लिखना है। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से एक बेहतरीन सोल्यूशन देते हैं जो मीडियम से मीडियम स्टूडेंट और डल से डल स्टूडेंट भी आसानी से समझ पाए। इसके बाद में जो है यहाँ पे आप जो है शिक्षित बेरोजगारी के कारण क्या क्या हैं उनको हम समझा सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो इंक्लूड किए जाते हैं वो हम इसमें दे देंगे, जिसमें कमज़ोर आर्थिक स्थिति हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो है क्या हो सकता है, कुशल जनशक्ति की कमी हो सकती है, प्रौद्योगिकी समावेश और टेक्नोलॉजी, तो ये सब हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपका और भी पार्ट है जो है शामिल किया जा सकता है। तो इन सभी को थोड़ा सा आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और है जो हिंदी में और इंग्लिश में लिखा गया है, उसको चेंज कर दूँ मैं। यहाँ पे आप इसको टेक्नोलॉजी को वैसे इतना कर देना। इसके बाद में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, महंगाई, कम नौकरियां, ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल की जाती है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। शिक्षित बेरोजगारी के दुष्प्रभाव क्या होते हैं आप जानते हैं अच्छी तरह से, वो लिख देंगे और उसके बाद में निष्कर्ष निकाल देंगे। तो ये आपका जो पैराग्राफ या फिर एक तरह से ऐसे जो है कंप्लीट हो जाएगा। उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं, हमेशा उत्तराखंड के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में क्या क्या है और किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने करा हुआ है, जिसमें आप उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। उसके बाद में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने देखी हैं या जानते हैं उसके बारे में, जैसे बद्रीनाथ मंदिर है, केदारनाथ मंदिर है, रानीखेत, अल्मोड़ा, जिसको बहुत अल्मोड़ा नाम आप फेमस है। अल्मोड़ा के बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट ईयर मेरे को पेपर्स भेजे थे अपने। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, इस पे 2022 के पेपर्स उन्होंने भेजे थे हाफ ईयरली एंड ईयरली सॉल्यूशन के लिए, तो मैंने उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। यहाँ पर जो है आपका जो भी पेपर है उसको पीडीएफ फॉर्म में बिल्कुल साफ सुथरा अगर आप भेजोगे तो ही उसके सॉल्यूशन बनेंगे। अगर आपके पेपर साफ नहीं है देखने में, जैसे इस तरह से ये पेपर किसी ने जैसे भेजा है हमें, तो ये पेपर देखिए आप, बिल्कुल सही सही साफ साफ आराम से एक एक पेज को सही तरीके से पहले उन्होंने देखा है
और फिर फ़ोटो खींच करके भेजा है। तो इस तरह से आपको जो है एक एक पेज को सही तरीके से भेजना है PDF बना करके। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका, जैसे मैंने बताया उत्तराखंड के पर्यटन की संभावनाएं जो है, उसमें हम बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर, रानीखेत जो कि आपका अल्मोड़ा में है, मसूरी, देहरादून वहाँ काफ़ी विख्यात है, ठीक है ना, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और अभी मेरा एक हो सकता है मे बी टूर लगे तो फिर आपसे शायद मुलाकात हो। उसके बाद में जो है यहाँ पे लक्ष्मणा झूला जो ऋषिकेश में अवेलेबल है, ऋषिकेश में हमारे एक मित्र भी हैं। तो इस तरह से हम जो चीज़ें हैं जो जानते हैं वो लिख सकते हैं। चमोली में बहुत सारे चीज़ें जो उत्तराखंड में देखने लायक हैं और मतलब अनुभव करने लायक हैं। इसके अलावा जो है विज्ञान की उपलब्धियां क्या क्या हैं, कभी कभी विज्ञान अभिशाप और वरदान के रूप में पूछा जाता है, तो आप सीधे सीधे इस बार थोड़ा सा चेंज किया टॉपिक को, विज्ञान की उपलब्धियां जो है ये देनी है आपको। इसमें ये सारे के सारे पैराग्राफ को इंक्लूड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से सीख सकते हैं, इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, आगे की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे फटाफट। ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्नों में के संक्षिप्त में उत्तर देना है। एक अच्छे समाचार में कौन कौन से गुण होने चाहिए? लास्ट ईयर मैंने जब एग्जाम होने से पहले मैंने बताया था, जो भी मैं एनसीईआरटी के मॉडल पेपर्स डाल रहा हूँ, याद रखना है कौन कौन से बोर्ड्स के आपको मॉडल पेपर्स पढ़ने हैं। आपके बोर्ड से मेरी बात हो रही है, 50% चांसेस है कि आपके लिए मॉडल पेपर्स जारी किए जाएंगे 2023 के लिए। लेकिन अगर 2023 के लिए 50% चांसेस है तो हो सकता है कि ना भी जारी किए जाएँ। अगर ना जारी किए जाएँ तो आपको पढ़ना क्या है? तो आपको प्रीवियस ईयर के 2 से 3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने हैं, जो 2020 से पहले के क्वेश्चन पेपर्स हैं। यानी 2020 के पढ़ने हैं आपको, 2019 के, 2018 के और 2017 के आसपास के आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। मैंने 2014 से लेके 2022 तक के सारे पेपर्स अवेलेबल करा रखे हैं। 2014 से लेके 2022 तक के सारे पेपर्स इस चैनल पे अवेलेबल हैं, तो उनको पढ़ लेना है। उसके अलावा एनसीईआरटी के जितने भी आपके बोर्ड्स हैं, जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है, इसी तरह से एनसीईआरटी बोर्ड हर जगह लागू है, बहुत सारे ज़िलों में लागू है, बहुत सारे स्टेट्स में लागू है, जिनके मैं पेपर्स या मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, उनको ज़रूर देख लेना। उसमें आपके कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं और मैं बोल देता हूँ आपको कि ये चीज़ पढ़ लो, ये चीज़ पढ़ लो, तो आप उनको पढ़ लिया करो ताकि आपको आसानी हो। तो आपको जो मैंने बताया कि एक अच्छे समाचार में कौन से गुण होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने पहले ही आपको 2022 में बताया था। फीचर किसे कहते हैं ये भी आपको बताया, फीचर लेखन क्या होता है ये भी बताया था, ठीक है। और जनसंचार का प्रिंट माध्यम क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपके जनसंचार माध्यम से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस बताए थे कि ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। अगर आपने मॉडल सेट्स देखे हैं सभी एनसीईआरटी बेस्ड जो मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवाए थे, जैसे इसमें यूपी बोर्ड शामिल होता है, यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर चेक करिए। जैसे ही मैं सॉल्व करवाऊंगा, अभी बोर्ड ने जारी नहीं किया है, बोर्ड जैसे ही जारी करता है अगले महीने तक जारी करने की संभावना है। तो बोर्ड जैसे ही जारी करेगा तो आपके यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर्स में सॉल्व करवाऊंगा, उसको पढ़ लेना। उत्तराखंड अगर जारी करता है बोर्ड के मॉडल पेपर्स तो उसको भी सॉल्व करवाऊंगा, उसको पढ़ लेना। उसके अलावा झारखंड बोर्ड जो है जारी करेगा, उसको सॉल्व करवाऊंगा, उसको पढ़ लेना। अभी एचपी बॉस यानी हिमाचल प्रदेश ने मॉडल पेपर्स जारी कर दिए हैं जो 2023 के लिए, उसके सॉल्यूशंस मैं दे रहा हूँ, उसको भी पढ़ लेना आप। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और उसके अलावा और भी सारे हैं, आपके एमपी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और हरियाणा है, ठीक है। अगर मैं कुल मिलाकर के आपको स्टेट के नाम गिनाऊं तो ध्यान रखना, आपको हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, यूपी बोर्ड के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के और हरियाणा बोर्ड के, अगर ये आप 6-7 स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर्स जो मॉडल पेपर्स ये जारी करते हैं उनको पढ़ लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। टॉपर्स की लिस्ट में आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन याद करना होगा। तो अच्छे समाचार के गुण बताए जाते हैं। एक अच्छे समाचार पत्र में मनोवैज्ञानिक, वकील, कुशल लेखक, वक्ता और गुप्तचर के गुणों का समावेश होना चाहिए, तभी वह एक घटना में समाचार का बोध कर उसे जनता के समक्ष ला पाते हैं। और इसके अतिरिक्त उसे दूरदर्शी भी होना चाहिए, यानी दूर की सोच रखनी चाहिए, तभी वह यह समझ पाएगा कि किस खबर का लोगों, समाज और देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कोई सी खबर डालते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दुष्परिणाम या लाभ या हानियां, दोनों चीज़ें उसको समझनी आनी चाहिए। फीचर किसे कहते हैं? तो पत्रकारिता के अंतर्गत ऐसे आलेख या लेखन जो पारंपरिक और सामान्य से भिन्न स्वरूप रहता है उसको फीचर कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। इसके बाद में है आपका ग पार्ट, जिसमें आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से एक 3 ऑप्शन है, जिसमें से एक राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में जनसंचार का प्रिंट माध्यम जो है, तो प्रिंट किस पे होता है आप जानते ही हैं, पत्रिका है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। टेलीविजन निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा माध्यम है, तो आप टेलीविजन पे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ऑडियो वीडियो माध्यम हो गया, तो इसमें भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समाचार पत्र में संपादक के विचार को
कहा जाता है तो उसको हम संपादक के विचार को संपादकीय कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी अथवा मद्यपान एक सामाजिक कलंक विषय पर जो है 150 शब्दों में आपको एक आलेख लिखना है। आलेख आप आराम से लिख सकते हैं, ये एक पैराग्राफ की तरह होता है, ठीक है ना। निबंध में जो है उपसंहार और घटनाएं आपको सब कुछ समझानी पड़ती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, एक पैराग्राफ के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी तो खींचो न कमान को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, मतलब श्लोक का लाइन दिया है, इसको आप अब यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। जी हाँ, अकबर इलाहाबादी ने ये पंक्तियाँ यूं ही नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने अखबार की ताकत को खुद अपनी आंखों से देखी थी। वह अखबार की ही ताकत थी जिन्होंने अंग्रेजी शासन की जो है नींव हिला दी थी। इस तरह से आपको ये लिखनी है। बहुत अच्छा मतलब ये आंसर लिखा गया, इस आंसर को जरूर पढ़ लेना। ये क्वेश्चन का जो आंसर है, देखो इसमें क्या है, आपका ये आलेख लिखना है। तो आलेख जो है आप दोनों में लिख सकते हैं, एक तो समाचार पत्र पे और दूसरा है सामाजिक कलंक जो है आपका मद्यपान। तो यहाँ पे समाचार पत्र का लोकतंत्र का प्रहरी के ऊपर हमने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। आप यहाँ तक देख लीजिए, जाना पड़ा, वापस जाना पड़ा तक आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि आपके लैंग्वेज में लिखा गया है। और इसके बाद में यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके आगे का जो पैराग्राफ है वो देखिए, इसका खुलासा सर्वप्रथम तब हुआ था, यहाँ से लेकर के आप पढ़ सकते हैं आगे तक, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। इस युग में हम कह सकते हैं कि समाचार अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस तरह से आप जो है सॉल्यूशन को लिख देंगे। तो यहाँ से आप जितनी चीज़ें याद करना चाहें कर लीजिए, बाकी आपको ऐसा कोई खास टेंशन वाली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको सब कुछ याद हो जाने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। जो मैं एक्स्ट्रा अक्षर्स जो प्रिंट हुए हैं उनको मिटा देता हूँ मैं। अब आगे यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद में एक और इसके साथ में अथवा में दिया था, मद्यपान एक सामाजिक कलंक, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमने पैराग्राफ बना करके डाल रखे हैं, तो इनको पैराग्राफ को आप जो है इसी तरह से पढ़ लेना जैसे यहाँ पे दिया गया है। समय जो है कम है, फटाफट मैं आपके सॉल्यूशंस को बता देता हूँ। ये सॉल्यूशन आप ज़रूर पढ़ लेना एक बार, क्योंकि इन सभी चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपसे दोबारा पूछी जाएगी आपको पता भी नहीं होगा। और जो चीज़ अगर आपने पढ़ ली और वो आ जाता है, तो सबसे अच्छा ये होती है कि आप आसानी से उसको लिखते हैं और उसमें आपके नंबर्स कटने के चांसेस नहीं होते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर पूरे पूछे गए जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो काव्यांश दी गई है छोटी सी एक, और इस काव्यांश को पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा, नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो आप जानते ही हैं ये कौन से, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वहाँ से आया हुआ है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, पद्यांश के कवि और कविता का नाम। तो कवि जो है हरिवंश राय बच्चन, कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके बाद में वह कौन सी शक्ति है जो चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देती है। तो वह माता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम और वात्सल्य भाव है जो चिड़ियों के पंखों में तेजी भर देती है। सुबह होते ही वह दाने की तलाश में दूर निकल पड़ती हैं और उसके बच्चे जो उड़ नहीं सकते, वे घोंसले में रहकर अपने माता पिता के आने की प्रतीक्षा करते हैं। संध्या होते ही उनका इंतजार जो है चरम सीमा में होता है, और यह सोचकर कि मेरे आने की प्रतीक्षा में मेरे बच्चे घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे, सोचकर चिड़िया के पंखों में जो है चंचलता भर जाती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है। यहाँ पे कवि चंचलता इसलिए त्याग देता है क्योंकि जीवन में यह तभी तक होती है जब तक जिम्मेदारी का भार होता है। वह कहता है कि मेरी प्रतीक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं किसके लिए चंचलता दिखाऊं, इसलिए वह चंचलता को त्याग देता है। इसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर एक छोटा सा और दिया गया है, जिसको पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर जो है पहला है, कवि अपनी प्रिया और अपने मध्य किस प्रकार का संबंध मानता है। तो कवि अपने प्रिय से गहरा संबंध मानता है, और उसके स्नेह के से वह अंदर और बाहर से पूर्णतः आच्छादित और उसका स्नेह जो है उसे भिगोता रहता है। उसके अलावा कवि के दिल में कैसा झरना है। तो कवि के दिल में जो मीठे पानी का झरना है, जिसमें प्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और वो उड़ेलता भी है और फिर वो भर जाता है। उसके अलावा जो है कविता में चांद और पृथ्वी के रूप में किससे प्रस्तुत किया गया है। तो कवि ने अपने प्रिय को चांद से तुलना किया है, और क्योंकि जिस प्रकार आकाश में हंसता चांद अपने प्रकाश
से पूर्वक निहारता है, उसी प्रकार कवि अपने प्रिय का मुस्कुराता चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य से निहारता है। उसके अलावा जो छठा क्वेश्चन है, इसमें आपको छोटा सा एक काव्यांश दिया गया, इसको पढ़ने के बाद में इसका क पार्ट जो है पूछा गया, उसको देख लेते हैं। इसमें है उक्त काव्यांश का भाव सौंदर्य देना है। देखिए पहले भाव सौंदर्य पूछा है, तो भाव सौंदर्य हम दे देंगे। प्रस्तुत काव्यांश तुलसीदास कहते हैं कि मुझे कोई धूत कहे, अवधूत कहे, राजपूत कहे या जोलाहा कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो श्री राम का भक्त हूँ, जो वही करता है जो उसके मन में है। और मैं लोगों से भिक्षा मांगकर खाता हूँ, मंदिरों में सोता हूँ, किसी से ना एक लेता हूँ, ना किसी को दो देता हूँ। मुझे किसी की बेटी के साथ अपने पुत्र का विवाह कर उसकी जाति व कुल बिगाड़ने का शौक नहीं है। मैं सिर्फ ईश्वर में आस्था रखता हूँ और उसी का गुलाम हूँ। इस तरह से जो है आप इसका भाव सौंदर्य लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भाषा की दृष्टि से जो पंक्तियाँ दी गई हैं, इसका सौंदर्य आपको डालना है। पहले भाव सौंदर्य पूछा है, अब भाषा सौंदर्य पूछा है। तो भाषा सौंदर्य में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, बेटी सो बेटा न ब्याहब में ब वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है और करुण रस का काव्यांश में बहुत ज़्यादा बोध है। तुलसी ने अपनी शक्ति भावना का बोध कराया है। और लैब को एकू ना देव को दो में मुहावरा उक्त भाषा है। ठीक है, मुहावरे जैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप इसके सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। सातवां जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है, कविता के बहाने कवि के आधार पर सब घर एक कर देने का मायने स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, सब घर एक कर देने के क्या मायने होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो सीधे सीधे इस क्वेश्चन के आंसर को देख ले। कविता के बहाने नामक पाठ के आधार पर सब घर एक कर देने का मायना है, आशय यह है कि कविता अपने रस स्वादन से विश्व के प्रत्येक घर को बिना किसी भेदभाव के आनंदित कर देती है। और कविता चिड़िया के समान नहीं है जो अंतरिक्ष में कुछ सीमा तक और एक घर में से दूसरे घर तक ही सीमित है, बल्कि कविता अपने कल्पना रूपी पंखों के द्वारा विश्व के प्रत्येक घर तक समान रूप से पहुंचती है और प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से आमंत्रित करती है। इसके बाद में जो है ख पार्ट में पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। तो कैमरे में बंद अपाहिज पाठ दूरदर्शन चैनल के उन व्यक्तियों पर व्यंग है जो एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हुए उसे कैमरे के सामने बिठाकर बेतुके प्रश्न करके उसे आहत करते हैं और उसे रुलाकर दर्शकों की सहानुभूति पाकर अपना जो है दर्शक सूचकांक संख्या, जिसको हम टीआरपी बोलते हैं, तो टीआरपी पूरा करते हैं। ठीक है ना। तो ये इसमें इस पूरे आपको मिलेगा अपाहिज वाला चैप्टर में। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, एक जस्ट ए सेकंड, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, इस कन्फ्यूज़न को क्रिएट ना होने दूँ मैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जिनको हमें हटाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मिटा हुआ है यहाँ पे ऊ कर लेना। तो ऊ तो आप कर ही सकते हो, यहाँ पे मैं, ठीक है, उसे रुलाकर। अब आगे, अच्छा, टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं परंतु जब वे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो कहते हैं पर्दे पर वक्त की कीमत है, अर्थात इससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उनका जो समय अमूल्य है और वे इसे बर्बाद नहीं करना चाहेंगे या चाहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर पर्दे पर वक्त की कीमत है। कवि जो है साक्षात्कार में अपना नज़रिया जो इस तरह से प्रस्तुत करता है। इसके बाद में जो है कवितावली में उद्धत छंदों के आधार पर स्पष्ट करे कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो कवितावली में उद्धत छंदों से ये ज्ञात होता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है, कि उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थपरक चित्रण किया, यानी सच्चाई वाला चित्रण किया है। उन्होंने देखा कि उनके समय में बेरोजगारी की समस्या से मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी परेशान थे और गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच रहे थे। सभी और जो है भुखमरी और विवशता थी। इसके बाद जो है आपको छोटा सा एक गद्यांश दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे किसी एक आधारित प्रश्न का उत्तर देना है, बाकी आप सारे दे सकते। आपको जब एग्जाम में देना होता है तो आपको जितने बोले जाएं गद्यांश में से किसी एक पर
आधारित प्रश्नों के उत्तर दे, कोई भी गद्यांश, जैसे पहला गद्यांश है इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, या फिर दूसरे आधारित गद्यांश पे प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो ये गद्यांश इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। तो इस तरह से आप इसका ये पैसेज पढ़ सकते हैं। लेखक के मन में कौन सी बात कचोट जाती है, तो यहाँ पे लेखक कहता है कि समय समय पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात लोगों द्वारा कही जाती है। वे इसके लिए सख्त कदम उठाने की मांग भी करते हैं, परंतु दुख तो इस बात का है कि आज इन बातों को 50 से ज़्यादा वर्ष हो आए हैं, परंतु अभी तक ये बातें ज्यों की त्यों दर्ज हैं। लेखक के मन में यह बात जो कचोट जाती है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न इसका इसी पैसे से, भ्रष्टाचार की बातें करते समय हम क्या नहीं जांचते हैं। तो भ्रष्टाचार की बातें करते समय हम यह भूल जाते हैं कि हम इसे समाप्त करने हेतु कदम उठाए जाने की मांग तो कर देते हैं या कर रहे हैं, परंतु ये नहीं देखते कि स्वयं हम भी भ्रष्टाचार में संलग्न हैं, यानी कि हम उसी में लिप्त हैं तथा उसी का एक अंग बन रहे हैं। उसके बाद जो है आपका तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया, गगरी फूटी की फूटी बैल प्यासे के प्यासे वाक्य का जो आशय क्या है। तो गगरी फूटी की फूटी बैल प्यासे के प्यासे वाक्य का वाक्यांश यह है कि सरकार द्वारा तो लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में मदद आ रही है, परंतु देश के भ्रष्ट और सभी राजनेताओं लोगों के द्वारा उस मकसद को निर्धन लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। जो भी राजनेता हैं, भ्रष्ट लोग हैं, उनके द्वारा। और इसीलिए गगरी फूटी की फूटी और मदद तो भर भर कर आ रही है, परंतु प्यासे के प्यासे यानी निर्धन लोग उसे वंचित ही रह जा रहे हैं। उसके अलावा जो है आपका फिर से दूसरा पैसेज दिया गया, इस पैसेज को पढ़ना है और उसके जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ऊपर वाला करें या दूसरा करें। 9th जो प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह लोगों से अपना वास्तविक नाम क्यों छिपाती थी। ये भी लास्ट आपका 2022 में जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने समझाया था इस क्वेश्चन को, और बहुत समझाया और बार बार मैंने बोला कि सभी बोर्ड्स के पेपर पढ़िए ताकि आपको जो है एग्जाम में पूर्ण संतुष्टि हो, क्योंकि सबका एनसीईआरटी सिलेबस सेम है। भक्तिन वाला चैप्टर आप पढ़ते हैं तो भक्तिन वाला चैप्टर जो है एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी स्टेट्स हैं वो भी पढ़ते हैं, यानी कि इंग्लिश हिंदी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है, वही बुक है। बस प्रश्न जो हैं आपके बोर्ड जो देगा, दूसरे के बोर्ड जो देंगे, उन सभी को पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो इसीलिए अब मैं कहता हूं हमेशा कि आप सभी बोर्ड के क्वेश्चंस पढ़िए हैं, और मीन टाइम पे आपको सभी के सभी क्वेश्चंस के जो है सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे भक्तिन का वास्तविक नाम जो है लक्ष्मीन था। जब भक्तिन को अपने नाम की यथार्थता यानी कि उसकी वास्तविकता का पता चला तो लक्ष्मी जगत पालक भगवान विष्णु की पत्नी है तथा संपन्नता और धन की देवी है। मतलब लक्ष्मी नाम तो है, और वो अपने नाम का जो है परिचय जब जानती है कि वो जो भगवान विष्णु की पत्नी का नाम भी लक्ष्मी था, तो उसे अपने नाम और वास्तविकता में बहुत ही विरोधाभास लगा। यानी कि वो तो गरीब थी, लेकिन जो विष्णु की पत्नी थी वो तो धनवान थी, और एक भगवान की पत्नी थी, अपने नाम से वो जो है संतुष्ट नहीं थी। इसीलिए जो है विरोधाभास लगने लगा, और सोचा यदि वह किसी को अपना नाम वास्तविक नाम जो है बताएगी तो उसके नाम और उसकी वास्तविक स्थिति यानी कि उसकी गरीबीपन का परिहास करने लगेंगे, यानी कि उस पर जो है व्यंग करने लगेंगे, हास्य का पात्र बन जाएगी। इसीलिए वह अपना वास्तविक नाम जो है बताती छिपाती थी। और बाद में जब वह काम के लिए महादेवी वर्मा के पास गई तो उन्होंने उसकी कंठी माला देख उसे भक्ति नाम दे दिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ख पार्ट, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, बाजार की सार्थकता किसमें है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। बाजारूपन से तात्पर्य जहाँ सद्भाव ना हो, भाईचारा ना हो, लोगों में केवल क्रेता और विक्रेता का संबंध हो, जहाँ लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति छल और कपाट हो, यही बाजारूपन कहलाता है। बाजार की सार्थकता इसमें है कि वहाँ भगत जी जैसे लोग जाएं जो खाली मन से बाजार नहीं जाते हैं बल्कि सोच समझ कर जाते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें वे क्या चाहते हैं, और अपनी आवश्यकता की वस्तु लेकर सीधे वे घर लौट आते हैं। बाजार में अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं बढ़ाते, अर्थात उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वो बाजार की आकर्षक वस्तुओं का जादू उन पर नहीं चलता, और वो इधर उधर फालतू में नहीं भटकते। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व था, ये आपको बताना है। तो नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में ये द्वंद्व था कि इस नमक की पुड़िया को चोरी से छिपा कर ले जाए या कहकर दिखा कर ले जाए। पहले वह नमक की पुड़िया को कियों के नीचे छिपा करके टोकरी में रख देती है, और तब उसने सोचा कि
इस पर भला किसकी निगाह जाएगी, इसे तो सिर्फ वही जानती है। पर जब कस्टम की जांच के लिए उसका सामान बाहर निकाला जाने लगा, तब उसे अचानक फैसला किया कि वह मोहब्बत का ये तोहफा चोरी से नहीं ले जाएगी, वह नमक की पुड़िया को कस्टम वालों को दिखाएगी। उसने किया भी ऐसा ही। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें आपका क पार्ट है, अपने परिवार की किन बातों को यशोधर बाबू अनुचित समझते थे। अपने परिवार की जो है यशोधर बाबू की अंतुष्टि क्या थी कि यशोधर जी एक असंतुष्ट पिता थे, अपने बच्चों के विचारों से सहमत नहीं थे। बेटी के पहनावे को वे सही नहीं मानते थे और उन्हें बच्चों की प्रगति से भी ईर्ष्या थी। बेटे उनसे किसी बात में जो है सलाह नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें सब कुछ गलत नज़र आता था। वे समय के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन नहीं ला सके। वे रूढ़िवादी थे और उन्हें बच्चों के नए प्रयासों पर जो है संदेह रहता था। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया, जूझ कहानी के आधार पर बताइए लेखक के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा और किस रूप में। तो जूझ कहानी के आधार पर लेखक पर सबसे अधिक प्रभाव उसके मराठी के अध्यापक जो है सौदल लेगर जी का पड़ा है। और सौदल लेकर जी मराठी भाषा के अध्यापक थे तथा वे कक्षा में कविताएं बड़े ही मनोरंजक हाव भाव के साथ गाकर सुनाते थे। उनकी वाणी में स्पष्टता, शब्दों की बढ़िया लटा ताल और जो है सॉरी बढ़िया लय ताल और रस की जो है अभिव्यक्ति थी। उन्हें अलंकारों, रसों आदि का भली भांति ज्ञान था। इससे लेखक अत्यधिक प्रभावित हुआ। इन सबसे अतिरिक्त सौदलगेकर की जी की मालती बेल पर रचित कविता से लेखक को स्वयं कविता रचना करने की जो है प्रेरणा मिली थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, स्पष्ट कीजिए सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उस पर भव्यता का आमंडर नहीं था। तो सिंधु सभ्यता अपने समय की प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी, जिसके बारे में आप पढ़ते भी हैं हिस्ट्री वगैरह में। और पुरातत्व के मुताबिक यह साधन संपन्न थी। हिंदू सभ्यता में लोगों में कला की अभिरुचि या रुचि थी, सुरुचि थी। नगर निर्माण और यहाँ पे मृत भांड में चित्रित आकृतियाँ इस सब का प्रतीक है। साधन संपन्न होने के बाद भी यहाँ लोगों की सामाजिक वृद्धि और की ओर जो है ध्यान दिया गया और रखा गया। और एक पुरातत्ववेता के मुताबिक सिंधु घाटी का सौंदर्य बोध वही वहाँ की नीति है जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर के समाज पोषित थी, यानी कि डेमोक्रेटिक थी, सोसाइटी के बारे में सोचती थी। यहाँ पर छोटे बड़े हैं, यहाँ पर घर छोटे बड़े हैं परंतु सभी एक कतार में हैं। इसलिए यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, परंतु उसमें भव्यता का आडंबर जो है नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। जब छोटे बड़े लोग सब कुछ जो है आराम से शांति से एक ही लाइन में एक ही कतार में जो अपना मकान बनाते थे और रहते थे। सिल्वर वेडिंग कहानी के संदेश को आपको व्यक्त करना है। आप जानते हैं सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक जो है एक प्रयास करता है कि वो जो है 2 पीढ़ियों के बीच का अंतर जो था उसको यहाँ पर जो है दिखाया गया है सिल्वर वेडिंग में। ठीक है, जैसा कि कहानी के अनुसार यशोधर बाबू एक पुरानी पीढ़ी के आदर्शों और मूल्यों से जुड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, वहीं उनकी जो संतानें उनकी सोच के विपरीत कार्य करने में लगी है। एक बेटा अमेरिका स्कॉलरशिप के लिए दम पर चला जाता है, तो दूसरी ओर एक बेटा अपनी लगी लगाई जॉब के लिए मना कर देता है। और वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी भी अमेरिका जाने के बारे में जो है कह रही है। कहानी में प्रत्येक कठिनाई इसलिए आ रही है क्योंकि यशोधर बाबू अपने पुराने संस्कारों, नियमों और कायदों से बंधे रहना चाहते हैं और उनका परिवार, उनके बच्चे वर्तमान में जी रहे हैं, जो ऐसा कुछ गलत भी नहीं है। यदि यशोधर बाबू थोड़े से लचीले स्वभाव के हो जाते हैं तो उन्हें बहुत ही सुख मिलता और वो जीवन भी खुशी से व्यतीत करते। इसके बाद अथवा पाठ में जो है जूझ कहानी के शीर्षक के औचित्य पर अपने विचार को व्यक्त करना है। तो जूझ कहानी लेखक जो है आनंद यादव की रचना है और जो उनके स्वयं के संघर्षों पर आधारित है। जूझ कहानी में आनंदा लेखक जो है उनके द्वारा किए गए संघर्षों का उल्लेख कुछ इस तरह से है। विद्यालय जाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, कक्षा में स्थान बनाने हेतु संघर्ष किया था। तो विद्यालय में आपको जाने के लिए पता ही है आपको, लेखक पढ़ने के लिए लायक था परंतु उसके पिता के डर से जो है वो पढ़ने नहीं जाऊंगा कह कर के हिम्मत नहीं थी। परंतु वह इस विषय में अपनी माँ से कहता है और माँ जो है विवशता देख करके राव सरकार की मदद लेने को कहती है और राव सरकार द्वारा उसके पिता को धमकाए जाने यानी समझाए जाने
पर उसे विद्यालय जाने की अनुमति मिल जाती है। इस प्रकार वह विद्यालय जाने के लिए संघर्ष करता है। दूसरा हम बात कर सकते हैं कक्षा में स्थान पाने हेतु संघर्ष। जब लेखक पहले दिन विद्यालय गया तो वह अत्यधिक प्रसन्न था, परंतु एक बच्चे ने उसकी मटमैली धोती व गमछे को देखकर उसका उपहास बनाया, जिससे वह दुखी हो गया। परंतु अपने कठिन परिश्रम और लगन से जल्द ही वह कक्षा में होशियार बच्चों में गिना जाने लगा। वह शिक्षकों से जो है शाबाशी का पात्र बन गया और इस प्रकार कक्षा में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए उसने संघर्ष किया। कविता रचना करने हेतु भी उसने संघर्ष किया। अपने मराठी अध्यापक से प्रभावित होकर के लेखक भी कविता रचना करने लगा था, इसलिए वह खेतों पर काम करने और ढोर चराने जाता तो पत्थर से शिला पर लिखकर वह भैंसों की पीठ पर लकड़ी से लिखकर कविता रचना किया करता था। इस प्रकार कविता रचना करने के लिए उसने संघर्ष किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रारंभ से लेकर अंत तक उसने बहुत सारे संघर्ष किए। इसके बाद खंड बी शुरू होता है, जिसमें आपका 12वां क्वेश्चन आ जाता है संस्कृत वाले पार्ट्स में। तो यहाँ पर जो है आपके संस्कृत के प्रश्न दिए गए हैं। ये आपको छोटा सा जो है आपको निम्नलिखित काव्य गद्यांश को पढ़ने हैं और 3 प्रश्नों के केवल उत्तर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क पार्ट का उत्तर यहाँ पे हमने दे दिया है। आप इसको पढ़ करके अपने उत्तर को मैच कर लीजिए। ख पार्ट जो है इसको भी आप देख करके अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं और ग पार्ट जो है आंसर आपका यहाँ मिल जाएगा। कोई भी 3 प्रश्न करने थे, इसलिए 3 प्रश्नों का आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है गगने के संति, तो इसका आंसर लिखना भूल गए। गगने यहाँ पे जो है अम्बोधा संति, तो यहाँ पे हो जाएगा अम्बोधा गगने, और के की जगह आ जाएगा अम्बोधा संति। उसके बाद में अम्बोधा काम आद्रयंती, तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिख दिया है। इसके बाद में जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे, तो हमने पांचों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे सामने लिख दिए हैं। ख पार्ट का उत्तर जो है आपका पहला ही यहाँ पर इसके सामने लिखा गया है व्हाइट कलर में। ख पार्ट में फिर से आपका उत्तर लिखा गया है, फिर ग पार्ट में उसका उत्तर लिख दिया गया है, और उसके बाद में घ पार्ट और इसके बाद में च पार्ट का जो है उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 14 के बाद में 15 नंबर पे। इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें आपको जो 4 शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। कोई भी यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए इनमें से कोई भी 4 के आपको वाक्य प्रयोग करके जो है बनाने हैं। तो हमने ऐसे प्रश्न आपको पहले भी करवाए हैं। इसमें गच्छति और कंदुकेन, पुस्तकम और गगने, इन चारों का हमने प्रयोग किया है, जिसमें आपका गच्छति है, ठीक है, कंदुकेन है, पुस्तकम है और उसके अलावा जो है गगने हैं। इन सभी का प्रयोग किया गया है और ये सारे के सारे आंसर्स न आराम से आपको पूरे के पूरे इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है इसकी लाइन मिल जाएगी। अगर आप ढंग से क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ आंसर हो गया इसका। और इसके बाद में जो है आपका 16वां क्वेश्चन, इसमें क पार्ट ख पार्ट से लेकर ड पार्ट तक जो है आपको ये करना है, अथवा में आपको एक पार्ट और दिया गया उसको करना है। तो हमने क पार्ट, ख पार्ट, ग पार्ट और घ पार्ट, अंग पार्ट नहीं किया, हमने अथवा वाला पार्ट किया है। इसमें जो है पहले क से आप क पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है। आपको जो है समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है, जिसमें पंचवटी और राजपुत्र है। और ख पार्ट में जो आपको दिया गया विभक्ति बतानी है, विद्यालय से और गगने। और यहाँ पर जो है कवि अथवा बालिका शब्द का चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप जो है आपको लिखना है। लंका यहाँ पर जो है यहाँ पे लकार और पुरुष जो है आपको लिखना है, जिसका गच्छते अथवा पचसी में इसका जो है लकार क्या होगा, पुरुष क्या होगा, ये आपको बताना है। और ड पार्ट में जो है आपसे पूछा क्या गया है, इसमें तप प्लस चर्या अथवा जो है नी प्लस धनम है, तो इसका संधि करना है और यहाँ पे संधि विच्छेद करना है, मूर्ख्यपि और पितु रिच्छा, ठीक है। तो इसके आपके संधि विच्छेद करना है। तो अथवा में पार्ट जो है इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखिए आपको क्या है, अपने कंठस्थ कोई भी श्लोक लिखना है जो इस पार्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हो, और साथ ही साथ उसका हिंदी में अनुवाद भी लिखना है। तो श्लोक की 2 लाइनें आप लिख सकते हैं। तो ये वाली 2 लाइनें हम लिख दी हैं श्लोक की, और साथ साथ में इसका हिंदी अनुवाद जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। ये हिंदी में अनुवाद यहाँ पे दिया गया है। तो ये था आपका हिंदी का प्रश्न पत्र, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देखा। बायोलॉजी का ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, इसके जस्ट बाद में इंग्लिश का आने वाला है। तो बने रहिए, सारे चैलेंज जो भी आपके सब्जेक्ट है उनको इसी चैनल पे अपलोड किया जा रहा है विद सॉल्यूशन। और साथ ही साथ आपके मॉडल पेपर्स भी आने वाले हैं जैसे ही बोर्ड जारी करता है, क्योंकि बोर्ड से मेरी बातचीत चल रही है और बोर्ड बोल रहा है कि 50% चांसेस है कि आपके मॉडल पेपर जारी किए जाएंगे। और मुझे अभी आने वाले इसी मंथ के एंड तक में भी कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपके बोर्ड मॉडल पेपर्स जारी करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आपका 100% सिलेबस इंक्लूड किया गया है। तो हमें भी हो सकता है कि बोर्ड आपके लिए मॉडल पेपर्स जारी कर पाए, क्योंकि आपके जब सिलेबस को काटा गया था तो बोर्ड में इतने आदमी की कमी है जो सिलेबस को कटौती के हिसाब से
जो मॉडल पेपर जारी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी 100% सिलेबस दे दिया गया, तो बोर्ड आपका जो है 100% सिलेबस के हिसाब से पुराने जो मॉडल पेपर्स जारी किए गए थे, पुराने प्रश्न पत्र जो डिज़ाइन किए गए थे, उसी हिसाब से मॉडल पेपर भी जारी किया जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।